हेलो फ्रेंड्स, स्वर्णिम आयुर्वेदा की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए जल्दी ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में ये एक डेमो क्लास जो है वो हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑल इंडिया पीजी एग्जाम 2019 की टेंटेटिव डेट्स जो हैं आयुष मिनिस्ट्री और एनटीए के द्वारा जो हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, तो जैसे कि न्यूज़पेपर्स के माध्यम से हमें हमने भी देखा, आपने भी देखा कि 14 जुलाई को जो है ये जो है प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल करा हुआ है एग्जाम का। तो इस बार जो है वो नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो है एनटीए जो है वो इस एग्जाम को लेने जा रही है। ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि आई थिंक 400 मार्क्स का जो है वो इस बार एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, जिसमें 100 जो है वो एमसीक्यूज होंगे और हर एक एमसीक्यू का जो है वो 4 मार्क्स जो है वो रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है वो एक मार्क्स की जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि टोटल 400 मार्क्स का जो है वो पेपर रहने वाला है। 50% जो है 50% परसेंटाइल जो है वो जनरल कैटेगरीज के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% परसेंटाइल जो है वो अभी रखा गया है। तो दोस्तों, एग्जाम की डेट बहुत ही पास है, लगभग हमारे पास तैयारी के लिए 3 मंथ बचे हुए हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हम 5 से 10 जुलाई से पहले पहले सारा का सारा सिलेबस कवर अप कर देंगे, जिसके अंदर हमारी वेबसाइट भी अभी 4 से 5 दिन के अंदर बिल्कुल ऑनलाइन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको लाइव वीडियोस, लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज। हाँ, टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न है वो हमने सेम जो एनटीए का जो मॉक टेस्ट है उसी की तरह रखा हुआ है, ताकि आपको सेम एग्जामिनेशन के टाइम पे और जब आप ये पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेम आपको लगे, वहां पे जाके कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इसलिए हमने सेम वैसी ही प्रोग्रामिंग जो है वेबसाइट के अंदर करवाई हुई है। दोस्तों, इसके अलावा ऑनलाइन नोट्स जो हैं वो हम जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ऐसे ही नोट्स जो हैं वो हम वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड कर देंगे। वहाँ पे अपने हेल्प पे जाके आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम को ना शुरू बर्बाद की जो है हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, पहला जो हमारा पास क्वेश्चन आ जाता है वो यहीं से आ जाता है कि चरक शरीर स्थान को और क्या कहा जाता है। तो आपको सबको पता होगा कि इसे क्या कहते हैं, आश्रय स्थान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आश्रय स्थान भी जो है वो शरीर स्थान को कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाता है कि चरक के शरीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, सेकंड वन जो है वो हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उत्तराखंड 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि चरक संहिता शारीर स्थान के प्रथम अध्याय कथिता पुरुष अध्याय के अंदर पुरुष विषय कितने प्रश्नों का वर्णन है। ठीक है, तो कितने प्रश्नों का वर्णन है, देयर आर 23 क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितने क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस का जो है 23 क्वेश्चंस का जो है वर्णन है, किसके रिगार्डिंग है, पुरुष विषय, पुरुष के विषय में। ठीक है, अग्निवेश के 23 प्रश्नों का वर्णन है। नेक्स्ट वन पॉइंट है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसको देख लीजिएगा कि पुरुष जो शरीर को धारण करे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। आप सबको पता है, फर्स्ट ईयर में सबने पढ़ा है। देन नेक्स्ट वन आता है आत्मा के पर्याय। तो आत्मा के पर्याय क्या है, स्वतंत्र है, वंशी है, सर्वज्ञ है, हर जगह विद्यमान है, विभु है, क्षेत्रज्ञ है, साक्षी है, क्रिया शून्य है, व्यापक और निर्विकार है। तो ये सब क्या है, आत्मा के पर्याय हैं। इसके बाद में क्षेत्र जो है वो शरीर को कहा गया है, जबकि क्षेत्रज्ञ जो है वो हम आत्मा को कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है हमारे पास धातु वेद से पुरुष की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जितने भी पुरुष हैं 25 तरह के पुरुष सबका वर्णन ले लिया है, लेकिन जो है चरक के अंदर 3 तरह के ही, यानी कि एक धातु पुरुष, षड धातु पुरुष और चतुर्विशी पुरुष का वर्णन जो है करा गया है। तो पूछ लेता है कि चरक के अंदर धातु वेद से पुरुषों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 3 है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है
बात कर लेते हैं इसकी। तो धातु भेद से पुरुष का ये श्लोक आपने एक बार देख लेना है। ये रेफरेंस है खाद्य चेतना षष्ठ धातु पुरुष समृते चेतन धातु रप्यक समृते पुरुष संज्ञ का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक धातु पुरुष की। तो एक धातु पुरुष को ही हम क्या बोलते हैं? शुद्ध पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक धातु पुरुष को ही हम शुद्ध पुरुष बोलते हैं। और इसका क्या फॉर्मूला है, क्या इसका ट्रिक है कि एक आत्मा ही क्या है? शुद्ध है। क्या है? एक आत्मा ही जो है वो शुद्ध है। तो आत्मा से, जो आत्मा है ना, आत्मा को एक धातु पुरुष बोलते हैं और शुद्ध है। तो शुद्ध पुरुष भी एक धातु पुरुष को ही बोलते हैं। और इसे किसका, ये किसके लिए कहा गया है? आत्मा के लिए कहा गया है। सेकंड वन, नेक्स्ट वन आता है द्विधातु पुरुष। तो द्विधातु पुरुष में आप देख लीजिए, क्षेत्र यानी कि शरीर और क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा को, ठीक है। अग्नि और सोम भी द्विधातु पुरुष के अंदर ही आता है, ठीक है। तो इसमें आ गया किसी भी क्षेत्र के क्षेत्र में बिना अग्नि सोम के नहीं रह सकते। तो क्या है? किसी भी क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र में बिना अग्नि सोम के नहीं रह सकते, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, थर्ड वन, त्रिधातु पुरुष, ठीक है। तो त्रिधातु पुरुष में हमारे पास त्रिदंड आता है, ठीक है, त्रिगुण आता है और त्रिदोष आता है, ठीक है। तो त्रिदंड तो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में काफी में करा चुका हूँ। सत्व, आत्मा और शरीर के संयोग को त्रिदंड कहते हैं। तो उसका क्या फॉर्मूला है? सास से आपने याद रखना है। एस से सत्व, ए से आत्मा और एस से शरीर, ठीक है। तो किससे याद रखना है? सास से, ठीक है। एस से क्या हो गया आपका? सत्व, ठीक है। ए से क्या हो गया आपका? आत्मा। और एस से क्या हो गया आपका? शरीर, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास त्रिगुण। त्रिगुण में देखिए, त्रिगुण को किससे आप याद रखना है? तरस से, ठीक है। किससे याद रखना है? तरस से। त से, टी से, त से तम, ठीक है। र से रज और स से सत्व, ठीक है। तो तरस से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। या फिर सीता राम के गुण अपनाओ। तो सीता स से सत्व, र से रज और त से तम। वैसे तो सबको याद होता है, लेकिन एक हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो सीता राम के गुण अपनाओ। एंड थर्ड थर्ड वन इज त्रिदोष। तो त्रिदोष आपको पता है वात पित्त का। इसका क्या फॉर्मूला है? बाप को दुखी मत करो। तो बाप से, ब से जो है वो आ गया बात, ठीक है। प से जो आ गया वो आ गया आपका पित्त। और क से, क से आ गया आपका कफ, ठीक है। तो बाप को दुखी मत करो, ये क्या हो गया? त्रिदोष का, ठीक है। तो त्रिदंड का क्या है? सास। त्रिगुण का क्या है? तरस या सीताराम के गुण अपनाओ। और त्रिदोष का क्या है? बाप को दुखी मत करो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, क्या आता है? ये षड धातु पुरुष, ठीक है। तो षड धातु पुरुष क्या पता है कि षड धातु पुरुष को ही हम कर्म पुरुष भी कहते हैं, चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं और अधिकरण पुरुष भी कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखना है? देखो, षड धातु पुरुष पहले होता क्या है? तो पांच महाभूत और आत्मा क्या होता है? पांच महाभूत और आत्मा के संयोग को क्या कहते हैं हम? ये आ गया आपका, हाँ, क्या आ गया? पांच महाभूत आ गए और एक जो है वो क्या आ गई? आपकी आत्मा, ठीक है। तो पांच और छह, इनको हम क्या बोलते हैं? षड धातु पुरुष बोलते हैं। अब षड धातु पुरुष को ही कर्म पुरुष बोलते हैं, चिकित्सीय पुरुष बोलते हैं और अधिकरण पुरुष बोलते हैं। तो याद कैसे रखना है कि षट कर्म भी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में करें। षट कर्म से, षट से आ गया षड धातु पुरुष, ठीक है। कर्म से आ गया कर्म पुरुष, चिकित्सा से आ गया चिकित्सीय पुरुष और अधिकारी से आ गया अधिकरण पुरुष, ठीक है। तो षट कर्म भी चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में करें, ठीक है। तो इससे आपने आगे कर्म पुरुष, चिकित्सीय पुरुष और अधिकरण पुरुष जो है वो षट धातु पुरुष को ही बोलते हैं। वहां पे इसी की ही थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो आपने इस फॉर्मूले को अपनी याद रखना है कि षट कर्म जो है वो चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में करें। ये पंचकर्म तो हम चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ही कराते हैं, लेकिन जो षट कर्म है वो भी हमें चिकित्सा अधिकारी की ही देखरेख में कराने चाहिए, ठीक है। तो इसके कितने गुण है? 16 गुण है और 56 भाव हैं। ये मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आ गया हमारे पास त्रयोदश धातु पुरुष, ठीक है। त्रयोदश धातु पुरुष में दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि 3 दोष, 7 धातु और 3 मलों के बारे में यहाँ पे आता है। देन नेक्स्ट वन आता है सप्तदश धातु पुरुष।
तो इसमें 5 महाभूत आ गए, 5 ज्ञानेंद्रियां आ गई, एक आत्मा आ गई, एक मन आ गया और 5 कर्मेंद्रियां आ गई। तो ये 17 धातुओं से बना जो है पुरुष होता है, इसे हम सप्त दश धातु पुरुष बोलते हैं। कैसे याद रखना है? महाज्ञान आत्मा व मन के कर्म के द्वारा होता है, कि हमें बहुत ज्यादा जो महाज्ञान होता है, ठीक है, वो कब होता है? जब आत्मा और मन के जो अच्छे कर्म होंगे उन्हीं के द्वारा जो है वो हमें महाज्ञान होगा। तो महा से महाभूत, ज्ञान से ज्ञानेंद्रियां, आत्मा से आत्मा, मन से मन और कर्म से कर्म इंद्रियां। ठीक है, तो इस तरह से आपने 17 धातु वाला पुरुष जो है वो याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चतुर्विष्टियात्मक पुरुष को ही हम राशि पुरुष बोलते हैं। ठीक है, तो इसका चतुर्विष्टात्मक पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? राशि पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो अब ये होता क्या है? ये अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। ठीक है, किसको कहते हैं? अष्ट प्रकृति और षोडश विकार। तो चतुर्विष्टात्मक पुरुष का अपने चोर से याद रखना है। किससे याद रखना है? चोर से। ठीक है, चोर से मतलब च से, च से आ गया चतुर्विष्टात्मक पुरुष और र से आ गया आपका राशि पुरुष। ठीक है, तो इसको आपने किससे रखना है? चोर से। ठीक है, तो चोर यानी कि चतुर्विष्टात्मक पुरुष और र से राशि पुरुष। अब ये होता क्या है? देखो, 8 प्रकृति और षोडश विकार, यानी 8 प्रकृतियां और षोडश विकार, इन्हीं के समूह को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्विष्टात्मक पुरुष कहते हैं। ठीक है, अष्ट प्रकृति में अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं आती हैं। ठीक है, जिसका क्या फॉर्मूला याद रखना है कि महान पंचतंत्र की कहानियां आपको अहंकार से बचाती हैं। तो जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी पंचतंत्र की कहानियां, तो वो हमेशा मोटिवेटेड होती हैं। तो वो जिस बंदे ने पढ़ी हो वो उसको अहंकार नहीं होता, उसको, क्योंकि वो ज्ञानी होता है, तो उसको क्या करती हैं? वो अहंकार से बचाती हैं। तो क्या है? महान पंचतंत्र की कहानियां आपको अहंकार से बचाती हैं। तो महान से महान आ गया, ठीक है, अहंकार से अहंकार आ गया, पंचतंत्र मतलब पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है, किससे बचाती हैं? अहंकार से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ट्रैक करना है। देन नेक्स्ट वन आता है षोडश विकार। षोडश विकार में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, ज्ञानेंद्रियां 5, कर्म इंद्रियां 5। तो ज्ञानी मन इंद्रियों को कर्म में लगाता है। तो ज्ञानी मन, ज्ञानी मतलब ज्ञानेंद्रियां, मन मतलब एक, इंद्रियां मतलब इंद्रियार्थ और कर्म इंद्रिया मतलब कर्म इंद्रियां। तो ज्ञानी मन इंद्रियार्थ, इंद्रियों को कर्म में लगाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, एक मन हो गया, इंद्रियार्थ 5 हो गए, कर्म इंद्रियां 5 हो गई। तो इस पूरे टेबल के अंदर अगर हम एनालाइज, हाँ एक पंच विष्टात्मक पुरुष भी होता है। ठीक है, तो 25 धातुओं से पुरुष जो बनता है। ठीक है, योग शास्त्र में इसको माना गया है। तो देखो, इस टेबल की अगर हम बात करें या अभी तक की अगर हम बात करें, तो अभी तक ये, क्योंकि सेक्शन 1 हमने लगभग कर लिया, तो सेक्शन 1 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास बनते हैं फिलहाल 4 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि आश्रय स्थान किसे कहते हैं? तो आश्रय स्थान शरीर स्थान को ही कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मतलब पुरुष विषय के अग्निवेश ने पुरुष से रिलेटेड तथा पुरुष या अध्याय में कितने प्रश्नों का वर्णन किया है? तो 23 प्रश्नों का वर्णन किया है। ठीक है, जो शरीर को धारण करे उसे ही धातु कहते हैं। आत्मा को हम स्वतंत्र कहते हैं, वंशी, सर्वज्ञ, विभु, क्षेत्र, साक्षी, क्रिया शून्य, व्यापक को निर्विकार कहते हैं। क्षेत्र जो है वो शरीर होता है, जबकि क्षेत्रज्ञ जो है वो आत्मा होती है। ठीक है, चरक ने जो है वो 3 तरह के धातु पुरुष माने हैं, एक धातु पुरुष, षड धातु पुरुष और चतुर्विष्टात्मक पुरुष, जबकि यहाँ पे हमने सबका वर्णन किया हुआ है। तो एक धातु पुरुष को आत्मा कहते हैं, यही शुद्ध पुरुष होता है। ये धातु पुरुष क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ होता है। तो ये धातु पुरुष त्रिदंड, हमने बोला सास हमेशा डंडा लेके खड़ी रहती है। तो स से सत्व, ऐ से आत्मा और स से शरीर। त्रिगुण जो है वो तरस, तो त से तम, र से रज और स से सत्व। त्रिदोष जो है वो बात पित्त कफ, यानी बाप को दुखी मत करो, और इसका हम सीताराम के गुण अपनाओ। तो स से सत्व, र से रज और त से तम। ठीक है, और गुण से त्रिगुण। ठीक है, तो यहां तक हो गया।
देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास कि हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कर्म पुरुष किसे कहते हैं, चिकित्सा पुरुष किसे कहते हैं, अधिकरण पुरुष किसे कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन अक्सर हो जाती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि षट कर्म भी चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में करें। तो षट से हो गया, कर्म हो गया, चिकित्सा हो गया, अधिकारी हो गया, ठीक है। देन इन दोनों में कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। देन चतुर्विष्टि और राशि पुरुष किसे कहते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो राशि पुरुष जो है वो चतुर्विष्टात्मक पुरुष को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इतना सा हो गया। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये देखो थोड़ा सा सांख्य मतानुसार जो है कितने माने हैं धातुकोश 25, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, प्रकृति और विकृति 7 तरह की मानी, जिसमें महान, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। विकार जो है वो 16, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और मन। ना प्रकृति ना विकृति, एक जो शुद्ध पुरुष बोलते हैं। और प्रकृति जो है वो एक यानी कि अव्यक्त, ठीक है। तो यह आपने एक बार देख लेना है नोट्स के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो, हाँ ये थोड़ा सा, ये तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है कि हाँ, इसमें सबसे पहले आता है मन के लक्षण, ठीक है। तो मन के कितने लक्षण हैं, 2 हैं, ठीक है। आपको पता ही है, ज्ञान का क्या है, ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना, ये 2 क्या है, मन के लक्षण हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं एक साथ, ज्ञान का होना, वो ज्ञान का वो ना होना, ठीक है। ये किसके लक्षण है, मन के लक्षण है। लक्षण मनसो ज्ञानस्य भावो भाव एव च, ठीक है। तो क्या कहता है कि जब आत्मा, इंद्रियां और अर्थों का संयोग और मन का सानिध्य होगा, ये देखो आत्मा, इंद्रियां, अर्थों का संयोग, मन का सानिध्य, ये 4 चीजें जब होंगी तभी क्या होगा, ज्ञान होगा, ठीक है। तो यानी कि ज्ञान क्या है, एक साथ ज्ञान का होना व ना होना किसके लक्षण है, मन के लक्षण। तो मोटा मोटा आपने क्या याद रखना है कि मन के कितने लक्षण है, 2 लक्षण है, ठीक है। देन सेकंड वन, नेक्स्ट वन आता है मन के गुण, ठीक है। तो मन के गुण कितने हैं, ये भी हमारे पास 2 हैं, ठीक है। आपने सबने सुना होगा कौन कौन से हैं, एक है अनुतप, ठीक है, क्या है अनुतप, ठीक है। इन द सेकंड वन इज, दूसरा वन क्या है, एकत्व, ठीक है। यानी कि अनु होना और एकत्व होना, ये मन के क्या है, 2 गुण हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये रहे 2, अनुतव और एकत्व जो है ये मन के गुण हैं। हाँ, मन के विषय कितने हैं, मन के विषय हैं 5। कौन कौन से, चिंत्य, चिंता करना, विचार्य, ऊहा, ध्येय और संकल्प, ठीक है। तो ये 5 जो हैं वो मन के क्या है, विषय हैं, ठीक है। इसके बाद मन के कर्म, मन के कर्म कितने हैं, 4 तरह के जो है वो मन के कर्म हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, मन के कितने हैं कर्म, मन के कर्म है 4, ठीक है। कौन कौन से हैं, अभी देख लेते हैं। देखो आपको, आप सबको पता ही होगा, एक तो है इंद्रिय इंद्रिय विग्रह, सवस्य सवस्य निग्रह, ओह विचारस्य और बुद्धि प्रवर्तते। तो ये 4 जो है वो मन के कर्म है, क्या है, इंद्रिय विग्रह, सवस्य निग्रह, ओह विचारस्य और बुद्धि प्रवर्तते, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आए। देखो सबसे पहले मन के लक्षण कितने हैं, 2, ज्ञान का होना, ज्ञान का ना होना। मन के गुण कितने हैं, 2, अणुत्व और एकत्व। मन के कर्म कितने हैं, 4, इंद्रिय विग्रह, स्वस्य निग्रह, ओह विचारश्च और बुद्धि प्रवर्तते। और मन के विषय कितने हैं, 5, चिंत विचार ओह ध्येय संकल्प, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 चीज थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, इनको आपने एक बार देख लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सांख्य के सिद्धांत से इंद्रियां क्या है, अहंकारिक है, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या बोलता है कि जो इंद्रियां हैं वो क्या होती हैं, अहंकारिक होती हैं। तो किससे याद रखना है, साइन से, साईं बाबा से, ठीक है। एस से मतलब सांख्य, ठीक है। ए से मतलब अहंकारिक, कौन है, इंद्रियां, ठीक है। तो ये साइन से याद रखना है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज, आयुर्वेद के सिद्धांत से इंद्रियां क्या है, भौतिक है, ठीक है। तो ये किससे याद रखना है, अभी से, ठीक है। किससे याद रखना है, अभी से, साई अभी, ठीक है। साई से सांख्य के सिद्धांत से इंद्रिय अहंकारिक है, और अभी से, ए से आयुर्वेद, बी से भौतिक और आई से इंद्रिय। तो साई और अभी से जो है वो आपने ये याद रखना है। देन नेक्स्ट वन आता है अनन्यो अनन्योनु प्रविष्ट, यानी कि एक महाभूत में दूसरे महाभूत का समावेश होना, केवल पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस भी। तो आपने एक बार ये जो है वो देख। हाँ, नेक्स्ट वन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या है, बुद्धि, इंद्रिय, मन, कर्म, इनके योग को धारण करने वाले को क्या कहते हैं, पर कहते हैं, क्या कहते हैं,
पर, ठीक है। तो ये पर थोड़ा सा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है पर, पर किसे कहते हैं, पर, ठीक है। पर किसे कहते हैं, क्या है, बुद्धि, इंद्रियां, मन, कर्म, इनके योग को धारण करने वाले को पर कहते हैं। इसे चतुविष्टात्मक पुरुष और चतुविष्टात्मक पुरुष को ही राशि पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। ये टेबल आपको पता ही होगा। पृथ्वी महाभूत है, यानी इसे हम पृथ्वी इंद्रद्रव्य है, इसका क्या लक्षण है, खर है, गुण क्या है, गंध है, पंच इंद्रिया क्या है इसकी, घ्राण है, बुद्धि क्या है, घ्राण बुद्धि है, ठीक है। जल में द्रवत्व है, रस है, जीवा है, जीवा बुद्धि है। वायु में चलत्व है, स्पर्श है, त्वचा है और त्वचा बुद्धि है। तेज में, तेज को ज्योति भी कहते हैं, इसमें उष्णत्व है, रूप है, रूप इसका गुण है, चक्षु जो है ये चक्षु इसकी इंद्रिय है और चक्षु बुद्धि जो है तो वो इसकी बुद्धि इंद्रिय है। आकाश जो है इसे ख भी कहते हैं, अप्रतिघातो इसका लक्षण है, ठीक है। शब्द जो है इसका गुण है, श्रोत जो है पंच इंद्रियां हैं और श्रोत बुद्धि है। तो अप्रतिघात, तो ये अक्सर आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो किसका लक्षण है ये, आकाश का, ख, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपने देख लेना है। अच्छा, ये आ गई हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां। तो पानी, ठीक है, पानी से का क्या है, चरक ने क्या माना है, ग्रहण, जबकि सुश्रुत ने क्या माना है, आदान। पाद का क्या है, गमन, यानी कि पैरों का क्या है, चलना, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है, विहरण, ठीक है। पायु का क्या बोला है चरक ने, विसर्ग, सुश्रुत ने भी विसर्ग भी बोला है। उपस्थ का सुश्रुत ने चरक ने विसर्ग बोला है, जबकि सुश्रुत ने आनंद बोला है। वाक का वाणी का जो है वो वचन बोला है, वचन बोला है। तो थोड़ा सा देखिए, वाणी का सेम है, वचन वचन, ठीक है। उसके बाद पायु का सेम है, पैरों का सेम है, विसर्ग विसर्ग, ठीक है। पानी का जो है वो आपका है ग्रहण और इसका है आदान। पाद का जो है वो गमन, जबकि सुश्रुत ने विहरण, और उपस्थ का जो है चरक ने जो है वो विसर्ग, जबकि सुश्रुत ने जो है वो आनंद माना है, ठीक है। इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता नहीं है लेकिन एक बार देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आता है रजतम से युक्त, रजतम से संयुक्त पुरुष का यह बुद्धि, इंद्रिय, मन, अर्थ का संयोग अथवा 24 तत्वों का संयोग जो है वो अनंत बात है। क्या है, अनंत बात। तो अनंत बात किसे कहते हैं, राशि पुरुष को, ये चतुर्विषात्मक पुरुष को ही कहते हैं। और इसके अंदर 2 गुण कौन से होते हैं, रज और तम, सत्व गुण नहीं होता है, ठीक है। तो राशि पुरुष में कर्म, कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख, जीवन, मरण स्वतः प्रतिष्ठित रहता है। तो ये राशि पुरुष के अंदर ये चीजें, कर्म है, कर्म का फल है, ज्ञान है, मोह है, सुख है, दुख है, जीवन है, मरण है, देखा ना हम सब में, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर रहता ही रहता है। हाँ, चक्रपाणी ने अव्यक्त आत्मा को कारण माना है। क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी ने क्या है, अव्यक्त आत्मा को कारण माना है, ठीक है। उसका बाद आता है प्रत्येक वस्तु क्षण त्रय, ठीक है, स्थाई, यानी कि एक क्षण में उत्पत्ति, एक क्षण में स्थिति और एक क्षण में नष्ट, ठीक है। तो क्षण तय, ठीक है, किसने बोला ये, बौद्ध दर्शन ने, कि कोई भी वस्तु है वो एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में उसकी स्थिति होती है, तीसरे क्षण में वो नष्ट हो जाती है। तो क्षण त्रय का वर्णन पूछ लेता है, किसने किया हुआ है, बौद्ध दर्शन ने, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास, शरीर आदि भावों के नाश में निमेश काल से भी कम कम का काल लगता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट अप हो जाता है कि शरीर आदि जो भाव हैं इनको खत्म होने में, इनके नाश में कितना समय लगता है, तो निमेश काल, ठीक है, एक निमेश के बराबर, ठीक है। देन नेक्स्ट में आता है प्राणियों की क्रिया में और उसके फल भोगने में नित्य पुरुष नामक चेतना धातु आत्मा जो है वही कारण होता है, कि प्राणियों की क्रिया में और उनके फल भोगने में जो नित्य पुरुष जो चेतना धातु है, आत्मा है, वही कारण होता है। अच्छा, इसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, राशि पुरुष मोह, इच्छा, देश, कर्म से उत्पन्न होता है। तो राशि पुरुष जो है वो इन 4 चीजों से ही, मोह, इच्छा, देश और कर्म, तो इससे इसको इसको किससे रखना है, मेंढक से। तो मेंढक मतलब मींडक, ठीक है, क्या, मींडक, MIMID, ठीक है, और के, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंढक से। तो मेंढक की राशि पुरुष किससे किससे उत्पन्न होता है, मेंढक से। मेंढक मतलब मोह, एम से मोह, आई से इच्छा, डी से देश और के से कर्म, ठीक है। तो इन चार चार चीजों से जो है वो आपका ये राशि पुरुष जो है वो उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है आत्मा के बारे में। तो आत्मा आत्मज्ञ कर्ण यज्ञ यज्ञ न प्रवर्तते, यानी कि आत्मा ज्ञानी है पर
जब कारणों से संयोग होता है तभी उसे ज्ञान होता है कि आत्मा वैसे तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जब कारणों से संयोग होता है तभी उसे ज्ञान होता है, कारणों नहीं सॉरी कारणों से। तो आत्मा के करण कितने हैं, ये दिस वन इज इंपॉर्टेंट। आत्मा के करण कितने हैं, ये अक्सर पूछ लेता है, आपको काफी एग्जाम्स मिल जाएगा। आत्मा के करण कितने हैं, 12। ठीक है, आत्मा के करण है 12। ठीक है, कौन कौन से हैं ये आप सूत्र सामने देख रहे हो ना, कौन कौन से हैं ये आपने सूत्र को एक बार देख लेना है। ठीक है, ये वाला। तो इस सूत्र के 12 करणों को आपने देख लेना है, सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि आत्मा के कर्ण कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है हमारे पास। अ, हाँ, ये हैं इसके 5 5 10 11 12। कौन कौन से हैं, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये क्या है, आत्मा के करण है। जब इनका सहयोग होगा तभी ज्ञान होगा। देन नेक्स्ट वन आता है, अनादि पुरुष नित्य है, नित्य है, हेतु पुरुष अनित्य है। ठीक है, तो जो अनादि अनादि पुरुष है वो नित्य है, जबकि हेतु पुरुष जो है वो अनित्य है। इसके बाद आ गया, सुश्रुत ने अव्यक्त शब्द से प्रकृति व पुरुष दोनों का ग्रहण किया है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने पर देखना है इन चीजों को, केवल यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि आत्मा और मन। तो आत्मा क्या है, आत्मा चेतन है लेकिन क्रियाहीन है। ठीक है, और मन क्या है, अचेतन है लेकिन क्रियावान है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है कि आत्मा चेतु की हीन है। चेतु चेतन जो है मेरा दोस्त था, तो उसकी आत्मा जो है वो हीन है, जबकि मन जो है वो अचिन का क्रियावान है। तो कैसे रखना है कि आत्मा जो है वो चेतु की हीन है। तो आत्मा चेतु मतलब चेतन, और हीन मतलब क्रियाहीन। ठीक है, तो आत्मा चेतु की क्रियाहीन है, आत्मा चेतु की हीन है, क्रियाहीन है, जबकि मन जो है वो अचिन का, यानी कि अचिन यानी अचेतन, और क्रियावान मतलब क्रियावान। तो आत्मा चेतु की हीन है और मन अचिन का क्रियावान है। इस फॉर्मूला से आपने इसको याद रखना है। देन नेक्स्ट वन आता है आत्मा के बारे में। तो क्या है, आत्मा सर्वगत व महान है, इसलिए आत्मा में व्यापकता है। वह आत्मा जब मन को समावस्थित कर कर लेती है, तब पर्वत या दीवार के पीछे का भी ज्ञान कर लेती है। तो इस सूत्र को आपने याद रखना है बेसिकली, कि ये केवल रेफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, कि ये कहाँ का रेफरेंस रेफरेंस है। तो विभू से आप समझ रहे हैं ना, आत्मा के पर्याय हमने पीछे पढ़े थे। तो विभू से यही है कि आत्मा सर्वगत है, महान है। ठीक है, और वो क्या है, व्यापक है। इसका आता है नित्यानुबंध मनसा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नित्यानुबंध मनसा देह कर्मानुपातिना सर्व योगिनित्व विद्या स्थित होता है, कि मन से आत्मा का नित्य अनुबंध है। इस प्रकार की आत्मा को अनेक योनियों में रहने पर भी एक योनि में स्थित है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, मन से आत्मा का संबंध क्या है, नित्य है। ठीक है, और आत्मा को अनेक योनियों में रहने पर भी एक योनि में स्थित है, ऐसा मानना चाहिए। तो मन के साथ आत्मा का क्या है, संबंध जो है वो नित्य है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विक्षक को जो है वो सर्व त्रिकालिक कहा गया है, मतलब वैद्य जो है वो त्रिकालिक है। ठीक है, त्रिकालिक मतलब जो भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों को देखता है, इन तीनों को ध्यान में रखते वेदनाओं का नाश करता है। तो वैद्य त्रिकालिक में होने वाली सभी वेदनाओं की चिकित्सा करता है। ठीक है, इसलिए वो महान है। अच्छा, देन नेक्स्ट वन आता है। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या है, उपदा, तृष्णा को छोड़कर जो चिकित्सा होती है उसे नैष्टिक चिकित्सा कहा जाता है। तो नैष्टिक चिकित्सा किसे कहते हैं, तृष्णा को। तो अतः उपदा की चिकित्सा को ही जो है वो नैष्टिक चिकित्सा बोला जाता है। तो उपदा ही सुख और दुख का आश्रय भूत शरीर की उत्पत्ति में मूल कारण है। सभी प्रकार की उपदाओं का त्याग करना, ठीक है, चाहिए। ठीक है, तो त्याग करना दुखों का नाशक माना जाता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो देन नेक्स्ट वन जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट वन आता है वेदना के कारण। तो वेदना के कारण क्या है, देखो, धी, धृति और स्मृति। ठीक है, ये काल एवं कर्म की संप्राप्ति यानी कि परिणाम। ठीक है, और असात्म इंद्रिया से योग, यानी कि धी धृति यानी कि प्रज्ञापराध, परिणाम और असात्म इंद्रिया से योग, ये तीन वेदना के कारण है। क्या, प्रज्ञापराध, परिणाम और असात्म इंद्रिया से योग, ये वेदना के कारण है। देन नित्य, अनित्य, अहितकारी, हितकारी, कर्म, काल, अर्थ, बुद्धि, विषय, अविनिवेश करना, उसे बुद्धि विभ्रंश कहते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि वेदना के तीन कारण हैं,
प्रज्ञापराध, परिणाम और असात्म इंद्रियात संयोग। ठीक है, तो इनके कारण ही वेदना का ये तीन कारण ही जो है वो वेदना के तीन कारण है। ठीक है, उसके बाद आता है कि हाँ कि बुद्धि विभ्रंश के क्या कारण है, धृति विभ्रंश के क्या कारण है और स्मृति विभ्रंश के क्या कारण है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आपने यहाँ पे देख लेना है, लेकिन अगर इनके कारणों का के बारे में पूछता है तो वो कहाँ पे वर्णन आया हुआ है, चरक शरीर के फर्स्ट चैप्टर के अंदर। देन नेक्स्ट वन आता है प्रज्ञा अपराध। ठीक है, तो प्रज्ञा अपराध का क्या मतलब है कि बुद्धि से उचित रूप से ज्ञान ना होना, विषम या अनुचित रूप से कर्मों में प्रवृत्त होना। ठीक है, यानी कि गलत कार्यों में की ओर प्रवृत्त होना ही जो क्या है वो प्रज्ञा अपराध है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है स्वाभाविक रोग। ठीक है, तो स्वाभाविक रोग कि जो काल के परिणाम से हमें रोग होने ही होने हैं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर जो है वो होने ही होने हैं, उसको स्वाभाविक रोग कहते हैं। और इन्हें जो है इनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इनकी चिकित्सा करते हैं तो वो बंदा ठीक नहीं होगा और जो है डॉक्टर को क्या होगा, अपयशी होगा। ठीक है, देन आता है असात्म्य, तो बोलता है जो रूप प्रसादी आत्मा के साथ एक में ना मिल जाए उसे असात्म्य कहते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बनाता है सुख और दुख का हेतु, तो कर्मशः समयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ये चार प्रकार के योग हैं। तो सुख क्या होता है, सुख आपको पता है कि जब भी संयोग होगा तो सुख होगा। ठीक है, और तीन जो होते हैं तीन के अतियोग से दुख होगा। तो एक के संयोग से क्या होगा, सुख होगा। संयोग जब होगा तो सुख ही होगा और अतियोग होगा तो दुख ही होगा। तो अतियोग मतलब तीन कौन कौन से, अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। तो कोई भी चीज कम मिलेगी तब भी दुख होता है, ज्यादा मिलेगी तब भी दुख होता है, और मिथ्या योग होगा तब भी दुख होता है। ठीक है, तो ये आपने एक बार देखना है। देन आता है तृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा का वर्णन कहाँ पे है, ये देखिए यहीं पे ही है। ठीक है, इसके फर्स्ट अध्याय में तो बोलता है सुखों व दुखों में कर्मशः इच्छा और देश स्वरूप तृष्णा की प्रवृत्ति होती है, इसलिए तृष्णा ही जो है सुख दुख का कारण है। तो हमने ऊपर बात की ना कि सुख और दुख होते हैं, सुख एक एक तरह का, दुख तीन तरह के। ठीक है, तो ये क्या कारण क्या है इसका, सुख और दुख हमें क्यों होते हैं। बोलता है कि सुख और दुख की तृष्णा, कि हाँ कि यार ये चीज मिल जाए, वो चीज मिल जाए, तो ये सब जो तृष्णा है ये ही जो है, तृष्णा ही सुख दुख का कारण है। तो कई बार पूछ लेता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं होता एग्जाम में क्या एग्जामिनर पूछ ले। तो तृष्णा का जो है वो क्या है, सुख और सुख एंड दुख इज द जो है यही आपके तृष्णा, तृष्णा ही जो है सुख और दुख में क्या कारण है, तृष्णा ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, तृष्णा की। ठीक है, तो बोलता है कि तृष्णा जो है वो सुख दुख का कारण है। तो क्या है, अगर किसी किसी बंदे को सुख होगा या दुख होगा, उसका क्या कारण होता है, तृष्णा ही कारण होती है। ठीक है, तो इसको आपने याद रख लेना है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन आता है वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है। तो वेदनाओं का अधिष्ठान जैसे देखो, केश, लोम, नख का अग्रभाग, नाखूनों के अगला भाग, अन्न का मल, मूत्र मूत्र। ठीक है, इन सबको छोड़ के मन और इंद्रियों के साथ देह जो है वेदना का अधिष्ठान है। तो इस पता नहीं बालों में कभी दर्द नहीं होती, लोमों में कभी नहीं होती, नाखूनों के अगले भाग में नहीं होती, अन्न के मल में नहीं होती, मूत्र में नहीं होती। तो बोलता है कि इन इन सबको छोड़ के बाकी जो मन और इंद्रियों के साथ जो का जो देह होता है वही वेदना का अधिष्ठान है। ठीक है, तो बोलता है कि ये जो वेदना होती है, ठीक है, सुख दुख है, तृष्णा है, वेदनाएं हैं, इन सबसे हम कैसे निर्भीत, इन सबसे छुटकारा कैसे बन पाए। तो बोलता है कि दो ही कारण हैं। क्या है, या तो बंदे को योग या फिर मोक्ष। ठीक है, या योग हो या फिर मोक्ष, ये दो ही जो हैं वो वेदनाओं की निवृत्ति के कारण है, ये पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है याद। अच्छा, उसके बाद बोलता है कि योग की शक्तियां कितनी हैं। ठीक है, तो योग की शक्तियां जो होती हैं वो 8 हैं। ठीक है, कितनी है, 8 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, आवेग, चेसो ज्ञान, छंदता क्रिया, दृष्टि, श्रोत, कांति, स्मृति, स्वेच्छा, आदर्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है मोक्ष। तो बोलते हैं कि जब अब हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गया, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो यह वही मोक्ष है। इस रेफरेंस को देख लेना। और मोक्ष का वर्णन कहाँ पे आया है, चरक के फर्स्ट चैप्टर में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, कि स्मृति के कारण कितने हैं। स्मृति के कारण है 8। ठीक है, कितने हैं, 8। और अभी होती क्या है, बोलता है देखे हुए, सुने हुए, अनुभूत किए हुए ज्ञान का स्मरण करना ही स्मृति कहलाती है। तो इस रेफरेंस को आपने याद रखना है। ठीक है, और कारण कौन कौन से हैं, 8 है। निमित्त, रूप ग्रहण, सादृश्य, विपरीत वस्तु देखने से मन को स्मरण योग्य विषय में लगाना, अभ्यास, ज्ञान योग। ठीक है, या फिर सुने हुए विषयों को पुनः सुनने से जो है वो ये 8 जो है वो स्मृति के कारण है। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है सत्य बुद्धि का वर्णन जो है वो चरक शरीर के प्रथम अध्याय में हुआ है। एंड कस्तापुरुष अध्याय में कुल 156
सूत्रों का वर्णन है। तो दोस्तों ये थे हमारे चरक शरीर की फर्स्ट अध्याय की बात। और फटाफट हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इसमें से कौन-कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? ये देखिए, सबसे पहला जो हमने पॉइंट करा था कि चरक को ही जो है वो हम आश्रय स्थान भी बोलते हैं, ठीक है? मैं फटाफट अब इसको रिपीट कर रहा हूँ। सेकंड वन जो है इसमें कितने क्वेश्चन्स का वर्णन है? 23 क्वेश्चन्स का वर्णन है, ठीक है? देन नेक्स्ट वन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धातु वेद से चरक ने कितने पुरुषों का वर्णन किया है? 3 तरह का। कौन-कौन से? एक एक धातु पुरुष, षड धातु पुरुष और चतुर्विष्टि पुरुष, ठीक है? एक धातु पुरुष को ही शुद्ध पुरुष बोलते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट वन जो है ये त्रिदंड का जो है वो सास है, ठीक है? और आपका त्रिगुण का जो है वो तरस या सीताराम के गुण को अपनाओ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि षड धातु पुरुष को ही कर्म पुरुष, चिकित्सा पुरुष या अधिकरण पुरुष बोलते हैं। 16 इनके भाव हैं और 56 जो है 16 इनके गुण हैं और 56 जो इनके भाव हैं, ठीक है? तो इसका क्या फार्मूला है? षट कर्म भी चिकित्सा अधिकारी की देख-रेख में करें, ठीक है? देन नेक्स्ट वन है चतुर्विष्टात्मक पुरुष को ही राशि पुरुष बोलते हैं। इसका क्या मैंने आपको फार्मूला बताया था? चोर, ठीक है? क्या बताया था? चोर, ठीक है? तो च से चतुर्विष्टात्मक पुरुष और र से राशि पुरुष, ठीक है? चोर का अपने याद रखना है, ठीक है? जो-जो इम्पोर्टेंट है। अष्ट प्रकृति और षोडश विकार के समूह को हम चतुर्विष्टात्मक पुरुष बोलते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट वन आता है सांख्य। सांख्य के अनुसार जो है ये 25 तरह का वर्णन है। प्रकृति, विकृति 7, विकार 16, ना प्रकृति ना विकृति 1 और प्रकृति 1 जिसको अव्यक्त बोलते हैं, ठीक है? देन नेक्स्ट वन आता है मन। मन के लक्षण कितने हैं? मन के लक्षण हैं 2, ठीक है? मन के गुण कौन-कौन से हैं? ज्ञान का होना और ज्ञान का ना होना, ठीक है? तो मन के गुण गुण कितने हैं? 2 हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट वन आता है मन के विषय कितने हैं? 5 हैं, ठीक है? और मन के कर्म कितने हैं? 4 हैं, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट वन जो है इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा ये रहा कि सांख्य के सिद्धांत जो हैं, ठीक है? वो आपके लिए गए हैं। सांख्य के सिद्धांत से इंद्रियाँ जो हैं वो अहंकारिक हैं, यानी कि साई, ठीक है? और आयुर्वेद के सिद्धांत से इंद्रियां जो हैं वो क्या है? भौतिक हैं, यानी कि अभी, ठीक है? इसको अपने याद रखना है। देन नेक्स्ट वन आता है देन नेक्स्ट वन आता है अन्योन्यानुप्रविष्ट, यानी कि एक महाभूत से दूसरे महाभूत में समावेश करना, ठीक है? देन इसमें से अप्रतिघातो जो है वो आकाश का लक्षण है, ठीक है? रज और तम जो है ये राशि पुरुष के अंदर होता है, और राशि पुरुष की जो कोई अनंत बात है, राशि पुरुष की जो सीधता है वो अनंत बात है। राशि राशि पुरुष में ही कर्म, कर्म का फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुख ये सब होता है, ठीक है? चक्रपाणि ने अव्यक्त आत्मा को कारण माना है। शरणतय जो है वो बोधदर्शन ने माना हुआ है, ठीक है? कोई भी चीज़ है वो एक क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में उसकी स्थिति होती है, तीसरे क्षण में वो नष्ट हो जाती है, ठीक है? शरीर को जो नष्ट होने जितने एक निमेष का काल होता है उतने ही टाइम में शरीर जो नष्ट हो जाता है, ठीक है? हाँ, ये है राशि पुरुष जो है वो 4 चीज़ों से उत्पन्न है। कौन-कौन सा? मैंने आपको बताया भी था, कौन-कौन सा है? मीडक से, ठीक है? मीडक मतलब मोह, ये एम से मोह, ठीक है? डी से जो है मोह, आई से इच्छा, डी से देश और के से कर्म, ठीक है? तो ये राशि पुरुष जो है इन 4 चीज़ों से जो है वो उत्पन्न होता है। मेंढक से जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है? देन नेक्स्ट वन आता है आत्मा के करण। तो आत्मा के करण मैंने आपको बताए थे कितने हैं? 12। कौन-कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, मन और बुद्धि, ठीक है? अनादि पुरुष जो है वो नित्य है, जबकि हेतु पुरुष जो है वो अनित्य है। सुश्रुत ने अव्यक्त शब्द से किसका किसका ग्रहण किया है? प्रकृति व पुरुष दोनों का ग्रहण किया है, ठीक है? आत्मा जो है वो चेतन है और क्रियाहीन है, जबकि मन जो है वो अचेतन है और क्रियावान है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन आता है इम्पोर्टेंट कि आत्मा जो है वो विभू है, ठीक है? आत्मा आत्मा और मन का जो संबंध है वो नित्य है। वैद्य जो है वो त्रिकालिक होने से तीनों वेदनाओं को दूर करता है, ठीक है? इसके बाद उपदा रहित तृष्णा जो है, तृष्णा की चिकित्सा को हम नेस्ट की चिकित्सा बोलते हैं। नेस्ट की चिकित्सा का वर्णन चरक शरीर में किया गया है। वेदनाओं का कारण क्या है? प्रज्ञा प्रज्ञापराध, परिणाम और असात इंद्रियात के सहयोग को जो है वो प्रज्ञा वेदना का कारण माना गया है, ठीक है? और उसके बाद बोलते हैं कि प्रज्ञापराध क्या होता है? प्रज्ञापराध जो होता है वो गलत कामों में की ओर जो है प्रवृत्त हो जाना, वही प्रज्ञापराध होता है, ठीक है? उसके बाद होता है कि सुख और दुःख में जो है क्रमशः इसके 4 जो हैं वो योग होते हैं। कौन-कौन से? सुख कब होता है? एक संयोग से, दुःख जो होता है वो 3 अपयोग से। और ये इस सुख दुःख वो किस कारण से होता है? बोलता है वो
तृष्णा जो है वो उसका कारण है, ठीक है? और अच्छा वो उसके बाद कहता है कि वेदनाओं का अधिष्ठान कहाँ होता है? बोलता है तो मन और इंद्रियों के साथ देह का जो देह जो है उसी में ही वेदनाओं का अधिष्ठान है, ठीक है? और बच बोलता है कि इन जो वेदनाओं की हमें मुक्ति किससे मिल सकती है? तो बोलता है योग और मोक्ष से जो है वो इन वेदनाओं की मुक्ति मिलती है। देन नेक्स्ट वन है योग की शक्तियाँ, योग की शक्तियाँ कितनी है? योग की शक्तियाँ जो हैं वो 8 हैं, ठीक है? और उनका मैंने आपको बताया था कौन-कौन सी हैं, आवेश, चेतसो ज्ञानम, सदंता क्रिया, दृष्टि, शोध, क्रांति, स्मृति, सवेच्छा, आदर्शन। देन मोक्ष का वर्णन जो है यहाँ पे किया है, जन्म मरण से मुक्ति जो है उसे मोक्ष कहते हैं। देन स्मृति के कारण कितने हैं? ये इंपॉर्टेंट है, स्मृति के कारण क्या है? 8 हैं, ठीक है? ये अभी अपने रेफरेंस देख लेना है। दृष्ट मतलब देखे हुए, सुने हुए अनुभूत ज्ञानों को का स्मरण ही स्मृति कहलाता है। देन नेक्स्ट वन है सत्य बुद्धि। तो सत्य बुद्धि का वर्णन जो है चरक शरीर के प्रथम अध्याय में आया हुआ है। देन कुल इसमें 156 सूत्रों का जो है वो वर्णन है। दोस्तों ये थी हमारी शारीरिक स्थान के ऊपर पहली क्लास, ये एक डेमो क्लास थी, ठीक है? इसी तरह से हर क्लास जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, उसका एक शेड्यूल है। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा इस सारे चैप्टर के जो हैं वो क्वेश्चन्स आंसर जो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में जाके फ्री में और कुछ पेड में जो है वो टेस्ट सीरीज को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है ये नोट्स अगर आप चाहते हैं तो वो भी आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएँगे, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप जो है आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको वीडियो ठीक लगी हो, गलत लगी हो या इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं या डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों लेते हैं आपसे अलविदा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होंगे कुछ अन्य टॉपिक के साथ और हाँ बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए क्योंकि अब समय बहुत ही कम है। ऑनलाइन क्लासेस में हम 4 क्लासेस दिन की दे रहे हैं जिसमें एक द्रव्यगुण की क्लास, एक रस टेस्ट की क्लास, एक संहिता की क्लास और एक सब्जेक्ट की क्लास। ये 4 क्लासेस जो हैं वो हमारी ऑनलाइन जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर डेली, ठीक है? इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो डेली आपके शेड्यूल के हिसाब से रोज वहाँ पे जिस भी वीडियो को आप देखोगे उसकी टेस्ट सीरीज वहाँ पे उपलब्ध होंगी और आपका पूरा ऑल इंडिया रैंक भी जो है हम शाम को रिलीज करेंगे कि आप कि उस टेस्ट सीरीज में कितने बच्चे ने अपेयर हुए और कितनों ने उसको अटेम्प्ट करा और आपका रैंक क्या होता है। आप अपने रिजल्ट्स को, अपने क्वेश्चंस को अपनी प्रोफाइल में जाके भी देख सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट www.swarnimIIT.in पे जाके ये सारी जानकारी ले सकते हैं। अगली वीडियो के अंदर बहुत ही जैसे ही हमारी वेबसाइट अभी लाइव होगी तो हम इसके अंदर भी आपको सारा का सारा बता देंगे कि किस तरह से किस-किस सेक्शन के अंदर कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वेबसाइट के अंदर उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को हमारी वेबसाइट के बारे में, हमारे चैनल के बारे में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।